किशन लाल ने अपने बड़े बेटे को विदेश भेज दिया और छोटा बेटा विशाल मजदूरी करता और एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर जा लगा तो पोतों ने अपना हिस्सा मांगा कि पिताजी का इलाज करवाना है। तो किशन लाल ने सारी जात बड़े बेटे के नाम कर दी। तो पोतों ने लोगों से भीख मांगनी शुरू कर दी और जब किशन लाल को पता चला तो उसने पोतों को मार मार कर उनकी चमड़ी उतार दी और उनकी माँ बच्चों को बचाने लगी तो उसके कपड़े भी फट गए कि अचानक किशन लाल के पैरों तले से जमीन निकल गई। जब बाहर से भीड़, गीता देवी, वो जो तुम्हारे पास रखा वो आखिरी सोने का सेट है, वो मुझे लाके दो। किशन लाल के आदेश पे गीता देवी ने चौंक कर उनकी ओर देखा जो हाथ बढ़ाकर खड़े हुए थे। वो जानती थी किशन लाल से सवाल जवाब करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए खामोशी से सोने का सेट लाकर उनके हाथों में रख दिया। किशन लाल सेट लेकर घर से बाहर चले गए और उस शाम में जब वापस आए तो उनके चेहरे पर बड़ी अनोखी सी चमक थी। सब घर वाले बैठे खाना खा रहे थे। जब किशन लाल साहब ने खाने के फौरन बाद जेब से एक ब्राउन कलर का लिफाफा निकाला। ये लो बेटा कार्तिक, तुमने मुझसे कुछ पैसे कहा था ना, वो पैसे मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। अब तुम विदेश जाने का बंदोबस्त हो गया है। किशन लाल ने प्यार से अपने साथ बैठे बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा जो खाना खा रहा था। अचानक चौंक कर बाप को देखने लगा। अरे पिताजी, आपने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया में तो नौकरी मिलना नामुमकिन ही हो गया है। मेरा दोस्त विदेश गया है, बस अब मुझे भी वहीं जाना है ताकि मैं डॉलर कमा सकूं। कार्तिक ने लिफाफा हाथ में पकड़ा और पैसे गिनने लगा। साथ बैठी उसकी पत्नी खुश होकर पति के हाथों से नोटों को देखने लगी। उसे अपना भविष्य रोशन नजर आ रहा था, मगर दूसरी ओर बैठे विशाल का चेहरा उदास हो चुका था। वो जानता था कार्तिक नौकरी क्यों नहीं करता। उसे कई नौकरियों की ऑफर आई थी, मगर वो हर नौकरी में कीड़े निकाल कर उसे छोड़ देता, क्योंकि उसे ऐसी नौकरी चाहिए थी जो सुबह 11 बजे शुरू हो और शाम 4 बजे खत्म हो जाए। इससे ज़्यादा वो मेहनत नहीं कर सकता था। विशाल की पत्नी ने दुख भरी निगाह अपने पति पर डाली। कर्जे के बोझ तले दबे होने के कारण वो अक्सर अपनी इच्छाओं को मारते रहते थे। विशाल ने एक शिकायती निगाह पिता की तरफ डाली, मगर विशाल की ओर ध्यान देते हुए उसे देखते किशन लाल सारी उम्र अपने बड़े बेटे को देखता रहा, जो शक्ल सूरत में बिल्कुल उनकी कॉपी था। विशाल शक्ल सूरत में कम था, रंग भी सांवला था और दुर्भाग्य से उसकी शादी भी गीता देवी के रिश्तेदारों में हो गई थी। सो किशन लाल की लिस्ट में से वो कब का निकल गया था। बहू खाने के बर्तन समेट रही थी जब गीता देवी अंदर कमरे में किशन लाल के पास चली गई। यह आपने क्या किया? वो आखिरी सोने का सेट बचा था, उसे बेचकर कार्तिक को पैसे दे दिए। अगर आपने बच्चों का कुछ सोचना है तो विशाल का भी कुछ सोचें। ना तो उसे अच्छी शिक्षा दिलाई और ना ही कारोबार करने में उसकी मदद करते हैं। वो भी बेचारा दिन रात मजदूरी करता है और मजदूरी की वजह से उसकी सेहत घुल घुल कर खत्म हो रही है। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, आखिर उसने उसको भी पालना है। गीता देवी की आवाज़ में शिकायत थी। किशन लाल उस अचानक गुस्से से मुड़े। मुझे समझाने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। विशाल नालायक है, उसको जितना भी पैसा दिया वो सब डिबो देगा, मगर कार्तिक होनहार है और मुझे उस पर गर्व है। वो जल्दी डॉलर कमा कर हमें भेजेगा और अपनी पत्नी बच्चों को सेट कर लेगा। गीता देवी खामोश होकर रह गई। बरसों से वो किशन लाल की इन्हीं बातों पर उनसे लड़ती आई थी, मगर अब तो वो तंग आ चुकी थी। वो बुझे दिल के साथ कमरे से बाहर निकली। सामने ही दीवार के साथ टेक लगाए विशाल किसी गहरी सोच में गुम था। गीता देवी का दिल कटकर रह गया। उन्हें अपना ये बेटा बहुत प्यारा था, वो बहुत धीरज वाला था और सारी जिंदगी बाप का गलत व्यवहार खामोशी से सहता आया था। क्या बात है विशाल, इतने चुप चुप क्यों हो? गीता देवी विशाल के पास जाकर बैठी तो विशाल ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं पिछले कई दिनों से उनसे पैसे मांग रहा था ताकि मैं अपनी एक दुकान डाल सकूं। मजदूरी से मिलने वाले पैसों से तो हमारे खर्चे ही पूरे नहीं होते। बच्चों को स्कूल लगवाना है, मगर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। पिताजी के पास पैसे थे तो मुझे कुछ दे देते, कुछ कार्तिक भाई को, अगर उन्हें तो मुझे बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया। विशाल सिसक उठा, मगर क्योंकि मर्द था तो उसने खुद पर कंट्रोल कर लिया और आंसू रोकने की कोशिश करने लगा। गीता देवी खामोश सी होकर रह गई। वो उसे क्या बताती कि किशन लाल को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। विशाल माँ के साथ बैठा था जब अचानक अंदर से किशन लाल बाहर निकले। उन्हें कोई काम था। विशाल और गीता देवी को साथ बैठा देखकर वो चौंके। अचानक ही उन्होंने जोर से आवाज लगाई, यहाँ बैठी क्या कर रही हो तुम? मैंने दूध का गिलास लाने के लिए कहा था। इस विशाल को तो बस रोने धोने की और कोई काम नहीं, औरत बनता जा रहा है और तुम भी इसकी शिकायतें सुनती रहती हो। यही कह रहा होगा कि मैंने इसे पैसे क्यों नहीं दिए, तो कान खोलकर सुन ले कि अपने बलबूते पर कुछ कर सकता है तो कर ले। मैं इसको एक पैसा नहीं दूंगा क्योंकि ये सारी रकम डुबो देगा। कार्तिक होनहार और पढ़ा लिखा है, इसलिए उस पर पैसा लगाना समझ भी आता है। तुम्हें पैसे चाहिए तो मजदूरी करके खुद कमा लो। किशन लाल के स्वर में इतनी नफरत थी कि विशाल उन्हें देखता रह गया। वो बकते हुए दोबारा से अपने कमरे में चले गए। गीता देवी भी वहां से उठ गई। समय गुजरता गया और कार्तिक विदेश चला गया। लाल उसे खुद एयरपोर्ट छोड़ने गए। उसकी पत्नी बच्चे बहुत खुश थे। अभी तो वो अकेला गया था, मगर उसका पक्का इरादा था कि जल्दी रागिनी और बच्चों को भी वहां बुला लेगा। कुछ दिन बाद विशाल की पत्नी शालिनी ने कपड़े धोने वाली मशीन लगा रखी थी। थकन उसके चेहरे से झलक रही थी।
और वैसे भी आज वो कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। बड़ा बेटा स्कूल जाने की उम्र को पहुंच चुका था, मगर उनके पास इतने पैसे ना थे कि उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। मगर कार्तिक की पत्नी अपने दोनों बच्चों को शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ा रही थी। उसे देख देखकर शालिनी का दिल बैठ रहा था, मगर वो धैर्य रखने वाली औरत थी। खामोशी से घर के काम काज कर रही थी। ये लो मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े हैं, ये भी धो देना, आदेश भरे स्वर में कहते हुए रागिनी ने कपड़ों का ढेर लाकर शालिनी के आगे रखा तो वह हैरान रह गई। घर में सब अपने अपने कपड़े खुद धोते थे, सिर्फ सास और ससुर के कपड़े शालिनी धोया करती थी। पर भाभी, मुझे अभी खाना भी बनाना है, आप अपने कपड़े खुद धो लीजिएगा बाद में, शालिनी ने रागिनी से कहा। तो रागिनी अचानक भड़क उठी, क्यों भाई, इस घर में रहती हो, मेरे पति के पैसों से चलता है ये घर, हमारा दिया हुआ खाती हो, तो तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं कि हमारा काम कर दिया करो। तुम्हें पता है ना, घर के बिल सारे करती के कार्तिक के पैसों से पूरे होते हैं। दिन रात तुम्हारे कमरे में पंखा चलता रहता है, इतना बिल आया है बिजली का इस बार, सारा कार्तिक ने भरा है, और तुमसे मेरे कपड़े नहीं धोए जाते। रागिनी अचानक ही शोर मचाने लगी थी। शालिनी हक्का बक्का उसकी शक्ल देखने लगी। ये सच था कि कार्तिक ने बाहर से डॉलर भेजने शुरू कर किए थे तो घर के हालात ही बदल गए थे, मगर इन पैसों में से विशाल, उसकी पत्नी, बच्चों को कुछ नहीं मिलता था। किशनलाल साहब सारी जमा पूंजी अपने पास रखते और कुछ पैसे कार्तिक रागिनी को अलग से भेजा करता था। ऐसे में शालिनी की जिम्मेदारी कहाँ से थी कि वो उनके कपड़े धोए। शालिनी जवाब देना चाहती थी, तभी अंदर से किशनलाल निकलकर बाहर आए। ये क्या शोर मचा रखा है क्या तुम लोगों ने, उन्होंने अखबार उठाते हुए कहा। वो वहीं सोफे पर बैठ रहे थे। रागिनी अचानक आंखों में आंसू भरकर पलटी और बोली, पिताजी देखे ना, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मैंने शालिनी से कहा कि बच्चों के कपड़े, थोड़े से कपड़े हैं वो भी धो दे, मशीन तो इसने लगा ही रखी है, तो ये आगे से मुझे सौ सौ बातें सुना रही है और कह रही है कि घर का सारा पैसा तो मेरा पति लेकर भाग गया है, इसे क्या पड़ी है ये हमारे घर के कामकाज करे। रागिनी का इतना कहना था कि किशनलाल अखबार फेंक कर उठ खड़े हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की, इस घर पर जितना अधिकार कार्तिक का है तुम लोगों का नहीं। इस अगर मैंने उसे कुछ दिया है तो वो मेरी मर्जी है, और तुम लोगों को कुछ नहीं दिया तो वो भी मेरी मर्जी है। अगर तुम लोगों को इतना शौक है याशा करने का तो अपने पति से कहो पैसे कमा कर ले आया करे। शालिनी हक्का बक्का ससुर का मुंह देख रही थी। उसे अफसोस हुआ, ससुर को बात करते हुए इतना ख्याल भी नहीं आया कि मजदूरी कर करके विशाल के हाथ और पैरों में छाले बन गए थे। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे रहने लगे थे। वो हर समय खांसता रहता, सुबह तड़के घर से निकलता तो रात अंधेरा फैलने के बाद ही घर लौटता था ताकि बच्चों के लिए 4 पैसे जमा कर सके। और घर में उसकी इतनी औकात थी कि कोई भी उठकर उसकी पत्नी और बच्चों को बातें सुना देता था। शालिनी की आंखों में आंसू भर गए। उसने खामोशी से रागिनी के हाथ से कपड़े ले लिए और मशीन में डाल दिए। रागिनी जीतने के अंदाज में अंदर चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। कार्तिक बाहर अच्छी तरह से सेटल हो चुका था। घर में भेजे जाने वाले पैसों में कुछ कमी आने लगी क्योंकि अब वो पत्नी बच्चों को भी बुलाना चाहता था। किशन लाल को इस पर कोई एतराज तो था नहीं, मगर जब उन्होंने कार्तिक से कहा कि पत्नी बच्चों को यहीं इंडिया में रहने दे तो उसने बुरी तरह से बाप की बात काट दी। आपका दिल चाहता है कि मैं सारी उम्र यहाँ मशीन बनकर पैसे कमाता रहूं और मेरी पत्नी बच्चे वहाँ गुजारा करते रहें, ऐसा नहीं होगा। रागिनी और बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे। उसने दो टूक बात की, मगर कार्तिक की मोहब्बत उनके दिल में इतनी थी कि उन्होंने चुपचाप रागिनी और बच्चों के सब के पेपर्स तैयार करवा दिए। इतराती हुई रागिनी पति के साथ पास विदेश चली गई, जबकि शालिनी और विशाल खामोशी से इसी घर में दिन गुजारने लगे। उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया गया था। 3 बेटों समेत विशाल और शालिनी कमरे में रहते थे। समय पर लगाकर उड़ता गया, यहाँ तक कि विशाल के बच्चे बड़े हो गए। जैसे तैसे करके उसने दिन रात मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल ही लिया था, मगर वो बहुत परेशान था कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सका। तीनों बच्चों ने ही सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। आगे पढ़ाई के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए थे, जिसकी व्यवस्था करना विशाल के बस में न था, इसलिए वो खामोश होकर रह गया। और वैसे भी शालिनी कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि विशाल की तबीयत आजकल गिरी गिरी सी रहने लगी है। पिछले साल जब गीता देवी का देहांत हुआ था उसके बाद से तो विशाल कुछ ज़्यादा ही खामोश रहने लग गया था। उस दिन भी वो मजदूरी करके वापस आया तो आते ही बिस्तर पर ढेर सा हो गया। शालिनी पानी लेकर उसके पास आई। क्या बात है विशाल, क्या ज़्यादा थक गए हो, उसने प्यार से पास बैठते हुए पूछा। विशाल ने आंखें खोलकर देखा। शालिनी का दिल एक पल के लिए कांप कर रह गया था। विशाल ने हाथ बढ़ाकर पानी का गिलास लेना चाहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। शालिनी का दिल घबरा कर रह गया। विशाल को तेज बुखार हो रहा था। वो पूरी रात बुरे तरीके से खांसता रहा। शालिनी ने उसकी कई बार मिन्नत की कि वो सुबह जाकर डॉक्टर को दिखाए, मगर विशाल की जेब में इतने पैसे होते तब ना, घर के खर्चे पूरे करना ही मुश्किल था। डॉक्टरों का खर्चा वो कैसे उठाता। आने वाले दिनों में विशाल की तबीयत और बिगड़ती चली गई। वो मजदूरी पर भी ना जा सका, चारपाई का होकर रह गया। दिन रात खांसता रहता। वो सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। और आखिर एक दिन बैठे बैठे विशाल को एक जोरदार उल्टी आई और फर्श पर उसके आसपास खून फैलता चला गया। शालिनी फटी फटी निगाहों से बिस्तर पर लाचार पड़े विशाल को देख रही थी। शायद इतनी मेहनत ने उससे अपना हिस्सा वसूल कर लिया था। उस दिन वो बड़े बेटे के साथ
बड़ी मुश्किल से विशाल को घसीटकर सरकारी अस्पताल ले गई। वहां मरीजों की एक लंबी लाइन थी। घंटों इंतजार करने के बाद जब विशाल का नंबर आया तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद विशाल की रिपोर्ट बना दी। विशाल को लीवर कैंसर हो चुका था, अभी शुरुआती स्टेज पर है। अच्छा तो यही है कि आप जल्द से जल्द इनका इलाज करवाना शुरू कर दें। अगर इनका इलाज ना हुआ तो इनको कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने शालिनी से कहा। शालिनी और विशाल फटी फटी निगाहों से डॉक्टर को देखते रहे। सरकारी अस्पताल में बहुत भीड़ थी, मरीजों की लंबी लाइन थी, वहाँ इलाज हो पाना आसान नहीं था। विशाल का इलाज प्राइवेट अस्पताल से ही कराना ज़रूरी था। डॉक्टर ने इलाज पर आने वाला सारा खर्चा शालिनी को बताया तो उसके हाथ पैर काँप रह गए। वो लाखों का खर्चा था, इतनी पूंजी तो वो सालों में भी अपने पास जमा ना कर सकते। विशाल सर झुकाकर खामोशी से डॉक्टर के सामने से उठ गया। शालिनी ने उसे उठते देखा तो डॉक्टर का धन्यवाद करके जल्दी से विशाल के पीछे लपक कर आ गई। वो ज़्यादा देर चल ना सका और वहीं ढेर हो गया। शालिनी ने बड़े बेटे की मदद से रिक्शा मंगवाया और बड़ी मुश्किल से विशाल को उसमें डालकर घर वापस ले आई। विशाल घर आकर बिस्तर पर जो लगा तो दोबारा उठ ही न सका। शालिनी खून के आंसू रोती रही। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था, मगर न जाने किशनलाल का दिल कैसा पत्थर था कि उन्हें अपने इस बेटे की बीमारी पर भी कोई दुख न हुआ। बस वो एक दिन खड़े खड़े विशाल का हाल मालूम करने और फिर से अपने कामों में मगन हो गए। एक रात शालिनी के तीनों बेटे उसके साथ लगे बैठे थे। साफ लग रहा था कि विशाल कुछ दिनों का मेहमान है। उसे बहुत दर्द रहता था, वो दर्द से करहा रहा था, मगर दर्द में कमी लाने वाली दवाइयाँ भी उसके पास ना थी। माँ हर जगह नौकरी का पता करके देख लिया था, मगर कहीं भी नौकरी मिलती। मैट्रिक पास वो भला आज के समय में नौकरी कौन देगा। कुछ पैसे आ जाते तो पिताजी का इलाज हो जाता। शालिनी का बड़ा बेटा दुखी स्वर में कह रहा था, चिंता मत करो, भगवान कहीं ना कहीं से कोई रास्ता बना ही देगा। शालिनी ने उसका माथा चूमते हुए कहा। वो खुद बहुत परेशान थी। बड़ा बेटा आनंद और उसके दोनों छोटे भाई भी परेशान थे और विशाल की हालत देख रहे थे। आखिर शालिनी का बड़ा बेटा अचानक उठा, माँ आखिर दादाजी को हम पर दया क्यों नहीं आती। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि उन्होंने कभी पिताजी को प्यार नहीं किया। अगर हमारे पास पिताजी के इलाज के पैसे नहीं तो वही हमें दे दें, और अगर नहीं देने तो इस मकान में जो हमारा हिस्सा है वो हमें दे दे ताकि हम अपने पिताजी का इलाज करवा सकें। बड़ा बेटा भावुक हो रहा था, उम्र के उस हिस्से में था, जल्द गुस्सा हो जाता था। शालिनी काँप करेगी। उसने बेटे को समझाया, नहीं बेटा, अपने दादा से बात मत करना, वो कभी हमें इस मकान को बेचने की अनुमति नहीं देंगे और ना ही हमें हमारा हिस्सा देंगे। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे पिताजी ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। शालिनी की आवाज़ खोखली थी। शालिनी के बेटे ने पाँव के पास पड़े हुए गिलास को ठोकर मारी। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, आज मैं दादाजी से बात करके ही रहूंगा। वो गुस्से में चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। बाहर किशनलाल सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने जो विशाल के बेटे को अपने सामने आकर खड़े देखा तो चौंक गए। क्या बात है लड़के, क्या कहने के लिए आए हो? क्या बाप ने कोई पट्टी पढ़ाकर भेजा है? दादा कठोरता से बोले तो विशाल का बेटा अचानक भड़क सा गया। दादाजी, पिताजी तो बोलने के काबिल भी नहीं रहे, और अगर उनकी यही हालत रही तो कुछ ही दिनों में वो मर जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे सिर से बाप का साया उठ जाए। आप हमें पैसे नहीं देते तो ना दे, लेकिन मुझे इस मकान के पेपर्स दें, मैं उसे बेचूंगा। इसमें से जो हिस्सा हमारा निकलता है उस हिस्से से मैं अपने पिताजी का इलाज करवाऊंगा। विशाल का बेटा निडरता से बोल रहा था। किशनलाल अचानक अपनी जगह से उठे और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ विशाल के बेटे के मुंह पर लगा दिया। बगैरत, जैसा तेरा बाप नालायक था वैसे ही तू भी नालायक है। अपनी लालची निगाहें मेरे इस मकान से हटा ले। ये मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, और अगर तूने इस मकान को बेचने की बात दोबारा की तो मैं मार मार कर तेरी चमड़ी उतार दूंगा। किशनलाल गुस्से में बेकाबू होते जा रहे थे। आनंद गाल पर हाथ रखे अपने दादा को देख रहा था, जिसे विशाल की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। शालिनी जल्दी से अंदर से बाहर आई और आनंद को घसीटते हुए वापस अंदर ले जाने लगी। माफ़ कर दीजिए पिताजी, ये पागल है, मैं इसे समझा दूंगी, वो माफ़ी मांगते हुए कह रही थी। हाँ हाँ, समझाओ इसे। आइंदा मेरे सामने ये तनकर खड़ा हुआ तो मैं इसे वो सबक सिखाऊंगा कि ये याद रखेगा। गुस्से में किशनलाल और भी कुछ बोले जा रहे थे, मगर आनंद अंदर कमरे में जाकर अपने आंसू छुपाने की असफल कोशिश कर रहा था। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। विशाल ने उदास भरी निगाह अपने बेटे पर चेहरे पर डाली और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, और उसी समय विशाल के बेटे ने फैसला कर लिया कि जैसे भी हो सका वो अपने पिता के इलाज के लिए पैसे ज़रूर जमा करेगा। उस दिन वो घर से बाहर निकला। उसने एक सफ़ेद रंग के कागज़ के ऊपर लिखा कि उसके पिता बीमार हैं और उसके पिता के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए उसे पैसों की ज़रूरत है, उसकी मदद करें। वो इस सफ़ेद रंग का कागज़ को उठाए बाजार और गलियों में जगह जगह से घूमने लगा। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था, उसने भी ऐसा ही कागज़ उठा रखा था। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे देखते तो दया दिखाते हुए कुछ रुपए उसके हाथ में पकड़ा देते। गली और बाजारों में उसे गुजरते चलते चलते आनंद का जूता फट गया, उसके पैरों में छाले पड़ गए। मगर शाम में जिस समय वो घर लौटा उसके चेहरे पर खुशी थी। उसके थैले में 10-20
20-20 के कई नोट जमा थे, सिक्के अलग थे जिन्हें गिनते हुए खुश हो रहा था। शालिनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा कि पैसे कहाँ से लाए हो, और इतने सारे खुले नोट देखकर तो कुछ अजीब सा लग रहा था। शालिनी को शक हुआ तो उसने बेटे से पूछा, तो आनंद सिर उठाकर कहा, भीख मांग कर लाया हूँ माँ। हमारे दादा को तो दया आती नहीं, मगर लोगों को मेरे पिता का सुनकर दया आ जाती है। मैं भीख मांगकर इतनी पूंजी जमा कर लूंगा कि पिताजी का इलाज हो सके। शालिनी दिल पर हाथ रखकर रह गई, मगर सच ये था कि कई दिन से घर में खाने को कुछ नहीं था। किशन लाल तो घर में पैसे देते नहीं थे, होटल से ही खाना पीना कर लेते थे। विशाल जब से बीमार पड़ा था, कमाने वाला कोई बचा ही ना था। शालिनी ने आंखों में आए हुए आंसू छुपाते हुए खामोशी से आनंद के हाथ से वो पैसे ले लिए। अब आनंद रोज यही करता, दोनों छोटे भाइयों को लेकर सुबह सवेरे घर से निकल जाता और जगह जगह भीख मांगता रहता। लोग उसे पैसे देते रहते, कोई गाली देता, यहाँ तक कि कोई उठकर 2 थप्पड़ भी लगा देता, मगर आनंद ढीठ बना भीख मांगता रहता। शाम तक वो काफी पैसे जमा करके घर ले आता तो उसका चेहरा और होंठ सूजे होते। माँ पूछती तो पता चलता कि कई लोगों ने पकड़ कर मारा है कि जवान जहान होते हुए भी भीख क्यों मांगता है। वो साथ साथ नौकरी ढूंढ रहा था, मगर नौकरी मिलने का कोई आसार न था। धीरे धीरे घर में पैसे जमा होने लगे। शालिनी बेटों के साथ जाकर विशाल को एक बार फिर डॉक्टर को दिखाकर ले आई थी। उसकी दवाइयाँ और उसका इलाज शुरू हो गया। विशाल की हालत में कुछ सुधार आना शुरू हुआ, मगर किशनलाल को खटका सा हो रहा था कि तीनों लड़के सुबह सवेरे घर से बाहर कहाँ निकल जाते हैं। वो इसी टोह में थे कि एक दिन बाजार में सामान खरीदते समय उनकी नज़र दुकान से बाहर एक लड़के पर पड़ी, जो सफ़ेद रंग का कार्ड उठाए अपने पिता के इलाज के लिए भीख मांग रहा था। किशनलाल चौंक पड़े कि वो इनका पोता आनंद था, विशाल का बेटा। किशनलाल आग बबूला होते हुए कि दुकान से बाहर निकले। आनंद ने भी उन्हें देख लिया था, मगर उसने निडरता से दादा को देखा। अरे किशनलाल, ये तो आपका पोता है ना, आपके छोटे वाले बेटे का, विशाल का बेटा। मगर ये भीख क्यों मांग रहा है? मैंने तो सुना था कि आपका बड़ा बेटा विदेश में अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। हद है भाई, लोगों के पैसे कमाने का लालच तो खत्म ही नहीं होता। एक आदमी आया था, इनसे पूछने के बाद मुँह मुँह में बुड़बुड़ाता हुआ आगे चला गया। किशनलाल शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़ते चले गए, और तभी पीछे उनके 2 जानने वाले बोलने लगे, पैसे का लालच है भाई किशनलाल को, जो कभी खत्म होता ही नहीं है। एक बेटा वहां से कमा रहा है, अब दूसरा बीमार हो गया तो उसके बच्चे से भीख मंगवाने लगे हैं। किशनलाल शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे, मगर उन्हें ये लग रहा था कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार सामने खड़ा उनका पोता है। वो अचानक झुके और पैर से जूता उतारा, आनंद के सर पर जूते मारने लगे। दोनों छोटे भाई भी बौखला गए थे। किशनलाल ने तीनों को पकड़ा और जूते से मारते हुए घर की ओर ले जाने लगे। रास्ते में जो भी देखता उसे यही कहते कि मैं तो इनका सारा खर्चा उठाता हूँ और विशाल के इलाज पर भी पैसे लगाता हूँ, मगर इन बेशर्मों को भीख मांगने की लत लग गई है, इसलिए मार रहा हूँ। सब लोग अफसोस के साथ विशाल के बेटों को देखने लगे, मगर आधे से ज्यादा लोग जानते थे कि विशाल की क्या हालत है, और किशनलाल उनकी कोई मदद नहीं करते। बुरी तरह से मार खाते हुए आनंद जिस समय घर से बाहर आया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किशनलाल उसे बहुत मार चुके थे। शालिनी ने यह सारा दृश्य देखा तो घबरा कर बाहर निकली। क्या हो गया पिताजी, आप उसे क्यों मार रहे हैं? शालिनी ने पूछा तो किशनलाल ने आगे बढ़कर एक जोरदार धक्का उसे दिया और, अरे लालची औरत, तेरा ही लालच खत्म नहीं होता। सारी उम्र तो विशाल तुझे कमा कमा कर देता रहा है, अब तेरा पेट नहीं भरा तो बेटों को भीख मांगने पर लगा दिया है, घटिया औरत। किशनलाल के जोरदार धक्का देने के कारण शालिनी पीछे खड़े हुए कबाड़ से टकरा गई। उसके सिर में चोट लगी, वो फिर आगे बढ़ी। किशनलाल अब भी तीनों पोतों को मार रहे थे। माँ थी, बर्दाश्त न कर सकी और आगे बढ़कर तीनों को छुड़ाने लगी। इसी बीच बचाव में किशनलाल ने 2-4 जूते शालिनी को भी लगा दिए। वो सालों पुराने घिसे पिटे कपड़े पहने हुए थी, जगह जगह से फट गए। उसकी नाक से खून बहने लगा। उनका झगड़ा इतना बढ़ा कि सारी आवाजें बाहर जाने लगी। लोग उनके घर के आसपास जमा होने शुरू हो गए। किशनलाल के हाथ में जूता था, जिससे वो लगातार सबको मारे जा रहे थे। शालिनी के जवान होते बेटे खामोशी से मार खा रहे थे और वो रो रहे थे। अंदर से विशाल की रोकने की आवाजें आ रही थी। वो बाप की मिन्नतें कर रहा था कि वो उसकी पत्नी और बच्चों को छोड़ दे, मगर किशनलाल था, उस पर तो जैसे कोई भूत सवार हो गया था। वो शालिनी और उसके बच्चों को जान से मार देना चाहते थे। साथ ही साथ वो चिल्ला चिल्लाकर विशाल को भी बुरा भला कह रहे थे और उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बता रहे थे। वो पागलपन का शिकार हो रहे थे। तीनों बेटों ने डरते हुए माँ को देखा। शालिनी की खुद की हालत बुरी थी, मगर अगले ही पल उनके घर से बाहर जमा भीड़ भी एक शोर सा मच गया कि किशनलाल हिटकर बाहर की ओर देखने लगे। खुले दरवाजे से कुछ लोग अंदर आ रहे थे। किशनलाल के पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई आम लोग नहीं थे, वो मीडिया वाले थे। उनके हाथ में कैमरे और माइक थे। शायद किसी ने उनको खबर दे दी थी। क्या बात है, आप अपनी बहू और पोतों पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? आपके मोहल्ले वालों ने बताया कि आप एक लालची इंसान हैं और सारी जिंदगी आपने अपने छोटे बेटे के साथ गलत व्यवहार अपनाए रखा है। सारा देश इस समय आपको देख रहा है, एक मीडिया रिपोर्टर ने कैमरा किशनलाल के आगे करते हुए कहा। मगर किशनलाल तो बुरी तरह से बौखला गए थे। जूता उनके हाथ में था और वो अत्याचार करते हुए साफ पकड़े गए थे। उन्होंने जूता जल्दी से नीचे फेंका और ढिठाई से बोले, ये मेरे घर का मामला है, तुम सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ।
मीडिया वाले उनकी बात कहाँ सुनने वाले थे। उनकी लाइव वीडियो चल रही थी, सब लोग उनके ऊपर थू-थू कर रहे थे। पूरे मोहल्ले वाले आगे बढ़-बढ़कर मीडिया के लोगों को बता रहे थे कि किस तरह वो विशाल के बच्चों पर अत्याचार करते हैं और किस तरह उन्होंने विशाल का हिस्सा भी उठाकर कार्तिक को दे दिया। किशन लाल शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। वो कुछ लोगों के सामने बेइज्जती बर्दाश्त न कर सकते थे और अब तो जानते थे कि पूरे देश में उन्हें किस नज़र से देखा जाएगा। पुलिस आ चुकी थी। किशन लाल को बहू और बच्चों पर अत्याचार करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। विशाल की कहानी टीवी और सोशल मीडिया पर चली तो कई भले लोगों ने उसके इलाज के लिए पैसे देने का वादा कर लिया। जल्दी शालिनी और विशाल के दिन फिर गए। किशन लाल जेल में कुछ दिन गुजार कर आए तो उनकी कमर झुक चुकी थी। मोहल्ले के सारे लोग उन पर थू-थू करते थे। लोगों की मदद से विशाल ठीक हो चुका था। लोगों ने उसके बेटे को कॉलेज में उच्च शिक्षा दिलाने का फैसला भी किया था और विशाल ने एक दुकान डाल ली थी। हालात बदल गए थे। किशन लाल अब किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए घर में खामोश रहते। बीमारियों ने उन्हें जकड़ना शुरू कर दिया था। अब वो विशाल की ओर देखते कि शायद विशाल उनसे प्यार से बात करे, मगर विशाल के दिल में उनके लिए अब कोई जगह नहीं थी। बड़ा बेटा कार्तिक भी अब विदेश का होकर रह गया था। उसने तो कभी किशन लाल की खबर भी न ली। किशन लाल अब अकेले पड़े रहते और अपने कर्मों को याद करके रोते रहते। अब कुछ नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।